हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर्स के बारे में। अगर मैं पॉलीमर्स की बात करूं, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आता है 4 से 6 मार्क्स का। और अभी तक 2012 से लेकर अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, नेट के क्वेश्चंस और जो नेट का सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने सारे फॉर्मूलेज को एक ही जगह आपके लिए कलेक्ट करके रखा है। तो इसलिए अब शुरुआत करते हैं हम पॉलीमर्स की। तो अगर मैं कुछ फॉर्मूलेज बात करूं, नंबर एवरेज, वेट एवरेज, जेड एवरेज, सही है। तो ये फॉर्मूलेज कैसे इजीली याद करते हैं ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो नंबर एवरेज की बात करूं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एन आई एम आई अपॉन का सिग्मा एन आई। तो यहाँ पे जो एन आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी मोनोमर की यूनिट है, और एम आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट उस पर्टिकुलर मास मोनोमर का या लेंथ ऑफ उस चेन की। सही, अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब उसके बाद एक मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है ओस्मोमेट्री। ये क्या होती है, इसका क्या काम है, नंबर एवरेज जो मॉलिक्यूलर वेट है इसको अगर मेज़र करना है या कोई लिंक करना है तो कैसे पता लगाएंगे, वो ओस्मोमेट्री मेथड है। सही है। दूसरी बात करूं वेट एवरेज की, इसमें आ जाएगा सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन आई एम आई। इसको कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें लाइट स्कैटरिंग यूज़ करते हैं। और अगर मैं जेड एवरेज की बात करूं तो एम जेड से रिप्रेजेंट होता है, सिग्मा एन आई एम आई क्यूब होता है और सिग्मा एन आई एम आई का स्क्वायर। और मेथड कौन सा यूज़ होता है, सेडिमेंटेशन। अब बात करते हैं हम तीनों को भैया कैसे याद कर लें। तो मैंने इन तीनों को इसी वे में लिखा है। देखो आप देखो, सिग्मा एन आई एम आई एम आई, अब यहाँ पे क्या है, अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। सही है। तो सिग्मा एन आई एम आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आई का स्क्वायर, एक पावर बढ़ गई, यहाँ 1 थी यहाँ 2 हो गई। अगले वाले में सिग्मा एन आई एम आई का क्यूब। तो न्यूमरेटर तो आपको तीनों को याद हो गए। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, ये सिग्मा एन आई है, ये सिग्मा एन आई का एम आई है और ये सिग्मा एन आई एम आई का स्क्वायर है। समझ आ गया। यहाँ पे बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ये तीनों फॉर्मूलेस को लिखा है। चौथे फॉर्मूले की बात करते हैं, विस्कोसिटी एवरेज। विस्कोसिटी एवरेज का फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता है इन्हीं से ही, बस इसमें यहाँ पे पावर्स में अंतर आ जाता है। देखो सिग्मा एन आई एम आई, सिग्मा एन आई एम आई, 1 प्लस का अल्फा और ये ब्रैकेट के बाहर 1 अपॉन का अल्फा। अल्फा क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में न्यूमेरिकल्स में पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे विस्कोसिटी क्या है, वो एक जैसे मैथड है उससे डिटरमाइन कर रहे हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का। ये क्या होता है भाई, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है, जो हमने पढ़ा था वेट एवरेज और नंबर एवरेज, जब इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, वेट एवरेज और नंबर एवरेज को डिवाइड करने में उसके रेशियो लेने पे आपका आता है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। इसमें दिसंबर 2018 में भी क्वेश्चन आया है। सही है। उसका आंसर कुछ ऐसे एम स्क्वायर, ये एम था, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आया। तो और ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हुए कि अगर मान लो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स 1 है तो ये एम डब्ल्यू इक्वल टू एम एन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसलिए होगा, मान लो ये देखो, ये अगर चीज़ मेरी 1 हो गई तो ये 1 हो गई, तो ये चीज़ मेरी इधर आ गई, तो एम एन एम डब्ल्यू एम एन से इक्वल हो गया। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोडिस्पर्स। क्या बोलते हैं, मोनोडिस्पर्स। अगर मेरा 2 हो जाए तो एम डब्ल्यू बड़ा होगा और इसको मैं बोलूँगा बाई डिस्पर्स या डाई डिस्पर्स, कुछ भी बोल दीजिए। अगला फॉर्मूला निकल के आया लिंक एवरेज। इससे अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था जून 2019 में, उससे कुछ ऐसा प्रोबेबिलिटी से इसका कुछ लिंक है। सही है, ये फॉर्मूले का। तो के एवरेज, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस का पी। पी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे। आइए थोड़े फॉर्मूलेस और पढ़ते हैं। थोड़े से और फॉर्मूले पढ़ने के बाद पॉलीमर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद करेंगे हम लास्ट ईयर के CSIR नेट के क्वेश्चंस। आइए अब हम मैंने यहाँ पे एक लिखा है कॉन्सेप्ट कि एम जेड बड़ा है, एम डब्ल्यू बड़ा है, उससे फिर एम एन। ये कैसे याद करेंगे, क्या तरीका है, और ये क्यों बड़े हैं। ये इसलिए बड़े हैं भाई जी, इसलिए क्योंकि देखो एम जेड की अगर मैं बात करूँ, इसकी पावर क्या है, क्यूब, फिर क्या इसकी डब्ल्यू क्या स्क्वायर, और इसकी 1 है। तो जिसकी पावर ज़्यादा वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो एम जेड की पावर 3 आती है, इसकी 2 आती है, इसकी 1 आती है। इसी हिसाब से याद हो गया। और इसी से ग्राफ भी एक आया हुआ है, वो भी अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। अगली इक्वेशन है मार्कहोफिन्स इक्वेशन। तो मार्कहोफिन ने क्या बोला कि भैया जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, मतलब कौन, एन, उसका रिलेशन किसके साथ बताया, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के साथ बताया। और के और ए यहाँ पे क्या है, एक मार्कहोफिन्स ने इक्वेशन दी अपने नाम पे, कुछ यादगार के लिए क्या देगा, मार्कहोफिन्स कांस्टेंट देगा। और ये जो कांस्टेंट है, इनकी क्या खास बात होती है, ये डिपेंड करते हैं पॉलीमर पे, सॉल्वेंट पे एंड टेम्परेचर पे।
अगर मैं बात करूँ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी है, तो मैं भी विस्कोसिटी के बारे में पूरा डिटेल में बता दूंगा और 4-5 फॉर्मूलेज हैं विस्कोसिटी के, वो भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब मैंने इसी इक्वेशन को क्या किया, ln की फॉर्म में लिखा है ln y ln k प्लस का a ln mv। तो आप ये देख पा रहे हैं कैसी इक्वेशन बन रही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मतलब y इक्वल टू mx प्लस का c। तो y आपका y एक्सिस में अगर बात करूँ ln a हो गया, x की बात करूँ यहाँ पे ln w हो गया, ये मेरे क्या हो गई इंटरसेप्ट हो गई, और ये क्या हो गया मेरा स्लोप हो गया। समझ आ गई बात। ये वाला जो पोर्शन है जो नीचे के फॉर्मूलेस मैंने लिखे हैं, इससे अभी रिसेंटली आप देखेंगे 2018 से इनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं इन फॉर्मूलेस से, सही है, 18-17 से। तो अभी हम पढ़ेंगे इनके क्वेश्चंस। तो देखो काउंटूर लेंथ की बात करूं आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला n इंटू एल। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर, कितनी मोनोमर यूनिट है। ये बार बार मोनोमर पॉलीमर ये सब चीज़ें आप समझ रहे हो ना, चेन ये सब चीज़ें इसलिए आ रही हैं। देखो भैया पॉलीमर है, ये आपने बेसिक, अगर मैं 12 चैप्टर क्लास 12 में भी आपने पढ़ा होगा पॉलीमर, तो वहाँ पे क्या सीखा होगा भैया, बहुत सारे मोनोमर से मिलने से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। तो बार बार क्या है, वही जो पॉलीमर आपका बना है तो उसका हम वेट निकाल रहे हैं, कभी उसका कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, कभी कोई इक्वेशन से उसकी विस्कोसिटी निकाल रहे हैं, तो उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म क्या है, मोनोमर, तो उसी के रिलेशंस की बात चल रही है, सही है। तो अगर कॉन्टूर लेंथ की पता लगाना है तो कितने मोनोमर की यूनिट है और लेंथ उस मोनोमर यूनिट की कितनी है, तो कॉन्टूर लेंथ आ गई। अब देखो ये कुछ 3 फॉर्मूले जो है ना, रूट मीन स्क्वायर सेपरेशन, मीन एंड टू एंड डिस्टेंस, मोस्ट प्रोबेबल एंड टू एंड डिस्टेंस, ये कुछ फॉर्मूले आपने गैसेस लॉ में काइनेटिक थ्योरी वाला चैप्टर था तो उसमें आपने पढ़े होंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मीन एवरेज स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूले, ये कुछ वही नाम मिलते जुलते और उनके फॉर्मूले भी कुछ उससे आते हैं। तो अगर आप उनको ध्यान में रखोगे तो वो तो आपके याद हो जाएंगे, उससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। और इस यहाँ पे भी ये 3 क्वेश्चन, ये 3 फॉर्मूलेज वो भी याद हो जाएंगे। देखो वहाँ पे क्या रूट एन एल हो गया। अगर मैं वहाँ पे बात करूँ, एवरेज का फॉर्मूला होता था रूट 8 RT अपॉन पाई आता था, वहाँ पे 8 भी आता था पाई भी आता था, सही। और एम और RT वो सब चीज़ों को हटा दो तो आपको इतना याद रहेगा कि भैया रूट 8 बाई पाई आता है। अगर मोस्ट प्रोबेबल बात करूँ तो वहाँ रूट 2 आता था, सही है, तो रूट 2 आ रहा है यहाँ पे, सही है। और सब में आप ये देखो, चाहे रूट मीन स्क्वायर है, चाहे मीन एंड है, चाहे मोस्ट प्रोबेबल, सब में कॉमन बात क्या आ रही है, रूट एन एल रूट एन एल रूट एन एल। समझ आ गया। तो ये फॉर्मूले याद हो जाए, इजी है। अब अगला कॉन्सेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, काइनेटिक चेन लेंथ ऑफ पॉलीमर। उस जो आपकी जो चेन बनी है पॉलीमर से मिलके, जो चेन बनी है पॉलीमरेज रिएक्शन मतलब बहुत सारे मोनोमर से मिलके एक पॉलीमर बना होगा और उसे बनने के लिए वो जो प्रोसेस यूज़ किया गया है वो पॉलीमराइजेशन होता है, सही है। तो वो कैसे निकालते हैं, इसकी लेंथ निकालनी है तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितना, ओवरऑल जो पूरी रिएक्शंस चली हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, और रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप, क्योंकि 3 स्टेप्स होते हैं पॉलीमरेशन में, क्या, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, सही है। तो अभी इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। एक लास्ट इक्वेशन है ये, पाई इक्वल टू RT C इक्वल टू MN प्लस का B2C। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो आपने ये वाला आपने ये फार्मूला भी पढ़ा है, PV इक्वल टू NRT गैसेस में, सही है। तो इसी फार्मूले को अगर मैं थोड़ा ऐसे करूँ तो कैसे हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे आपने P को ऐसे रहने दीजिए, N अपॉन का V RT, तो ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, V क्या है, वॉल्यूम। इन दोनों को डिवाइड करने में क्या चीज़ निकल के आती है, कंसंट्रेशन, सही है। और P यहाँ पे क्या है, प्रेशर। इस P के बदले में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाई, क्या लिख दे रहा हूँ, पाई। और पाई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ओस्मोटिक प्रेशर, क्या रिप्रेजेंट करता है, ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये तो समझ आ गया, तो इजी है, आपने PV इक्वल टू NRT पढ़ी, बस मैंने उसको क्या कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो वही इक्वेशन है, ये आगे चल के आती है। तो पूरा हमें डिटेल में डेरिवेशन से क्या करना, नेट में तो सिर्फ आपको फॉर्मूलेस अच्छे से अगर याद हैं इस चैप्टर के तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो 4 से 6 मार्क्स लाना बहुत ईजी है। जो मैं जैसे मैंने इससे पहले सॉलिड स्टेट भी पढ़ाया, वहाँ पर भी पूरी मैंने आपको ट्रिक्स, फॉर्मूलेस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन कराए, वैसे ही मैंने पॉलीमर्स में भी आपके लिए किया है। तो इसलिए इनको प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे और चैप्टर आपका और क्लियर होगा, सही है। तो पाई इक्वल टू CRT की बात करूँ तो ये देखो सिंपल है, ये CRT यहाँ था, मैंने इसको यहाँ अपॉन में लिख दिया, यही चीज़ तो करी हमने, इक्वल टू 1 m, इतना तो थोड़ा बहुत तो याद कर ही लेते हैं। MN यहाँ पे क्या है, यही चीज़ है जो हमने पढ़ी थी, नंबर एवरेज प्लस B2C। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो ये देखो, ये क्या इक्वेशन बन के आई, Y इक्वल टू ये हो जाएगा C
ये हो जाएगा एम एक्स। तो एक बात और याद रखना, एक बार और आपको क्या कह सकते हैं कि जो आपका पाई अपॉन सी का जो रिलेशन आएगा, सी का रिलेशन आएगा तो वो देखो ये ऐसे 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 एंटी में देखो, तो वही ये तो ये वाई एक्सिस है और एक्स में वही सी आएगा, एक्स में भी सी आएगा। तो देख पा रहे हो, पाई अपॉन सी अपॉन का सी आ रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस में, सही है। अब मैं अगर ये 1 mn की बात करूँ तो ये हो गया इंटरसेप्ट, और अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो b2 हो गया, सही है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखो RT को आप यहाँ पे भी ले जा सकते हो इंटरसेप्ट के लिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि पाई अपॉन का सी हमेशा कहाँ आएगा, वाई एक्सिस में, और सी से ही याद रखना, सी मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, वह एक्स एक्सिस में आ जाएगी। तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे पॉलीमर के। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको एक विस्कोसिटी के बारे में बताते हैं, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको कुछ पता भी है। देखो पॉलीमर जनरली दो तरह के होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। उसमें मेन बातें याद रखनी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखी है सारी छोटी छोटी चीज़ें कि एडिशन पॉलीमर चेन ग्रोथ कहलाते हैं, उनमें कोई मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं होता, उसमें फ्री रेडिकल्स आते हैं और उसको थर्मोप्लास्टिक भी आते हैं। कंडेंसेशन की बात करूं, उन्हें स्टेप वाइज कहलाते हैं, उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स का कुछ लॉस होता है और वो थर्मोसेटिंग्स के भी आते हैं टाइप, सही है। तो ये जनरली कुछ एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है, अभी हम उसको देखेंगे। विस्कोसिटी की बात करूँ, विस्कोसिटी क्या होती है, देखो अगर मेरा एक तरफ पानी है, एक तरफ कोई भी विस्कस चीज़ ले लो, जैसे हनी ले लिया, घी ले लिया, कुछ भी, तो आपने क्या किया, दोनों को ऐसे सरफेस पे ऐसे फ्लोट कराया, तो क्या होगा, पानी तो भैया बहुत तेज़ी से फ्लोट हो जाएगा, पर ये हनी या घी जो भी है वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया वो ज़्यादा विस्कस है। तो विस्कस का जो ज़्यादा विस्कस, तो वही विस्कोसिटी शब्द वहीं से आया है, सही। तो उसकी जो यूनिट होती है, पॉइस होती है, हमें बेसिकली इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है, मार्क हॉफिन्स की इक्वेशन, वहाँ पे एक मैंने चीज़ बताई थी क्या, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, सही मैंने बोला था, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको क्या कि होती क्या है। तो वही इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, क्योंकि अब 4 नंबर के क्वेश्चन आता है पॉलीमर्स में, सही है, कभी बहुत बार आ रखे हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, तो क्या होता है वो डायरेक्ट ईजिली तो नहीं पूछेगा, तो वो मार्क हॉफिन इक्वेशन से ही आपको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के फॉर्मूले, मतलब ऐसे इंटर रिलेशन अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। तो ये देखो फॉर्मूले पे आते हैं। पहली बात करूं एन रिलेटिव विस्कोसिटी, वो क्या होता है, एन अपॉन एन नॉट। एन मतलब यहाँ पे क्या, विस्कोसिटी उस सॉल्यूशन की कितनी है, विस्कोसिटी सॉल्वेंट की कितनी है। एन स्पेसिफिक विस्कोसिटी की बात करूं तो जो एन रिलेटिव है उसमें से अगर आप -1 कर देंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एन स्पेसिफिक आ जाएगी। और रिड्यूस विस्कोसिटी, और यही विस्कोसिटी क्या नाम है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, जो मार्क हॉफिन्स में आती है, वो क्या होती है कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी को सी मतलब कंसंट्रेशन से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपकी रिड्यूस विस्कोसिटी है। तो तीनों विस्कोसिटी को मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है और तीनों इंटर रिलेटेड है। एन रिलेटिव मतलब एन अपॉन एन नॉट, एन स्पेसिफिक इसके ऊपर वाली देखो, एन रिलेटिव में से -1 कर दिया, और रिड्यूस क्या है कि एन स्पेसिफिक में कंसंट्रेशन डिवाइड कर दिया, तो ये विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया रिलेशन बताना मीन मोलर मासेस और उनके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में। अगर मैं बात करूं, अभी हमने पढ़े सारी चीज़ें कि नंबर एवरेज किसके आता है, ओसोमेट्री से डिटरमाइन होता है, MW किससे होता है, लाइट स्कैटरिंग से होता है, और तीसरा क्या MZ, वो किससे होता है, सेडिमेंटेशन में होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे सैंपल का, वो किसके बीच में रिलेशन दिया है, कंसंट्रेशन के बीच में। तो प्लॉट बनाया है पाई सी, मतलब पाई मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट बनाया, जो भी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। तो उसके बाद ये कह रहा है कि जो इसका स्लोप है m है, इंटरसेप्ट सी डैश पे कर रहा है, सी डैश पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और नंबर एवरेज निकालना है। मतलब इंटरसेप्ट, ये चीज़ तो हमारी इंटरसेप्ट है ना, ये वाली चीज़, तो इंटरसेप्ट कह रहा है सी डैश पे कर रहा है, और आपको नंबर एवरेज निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है फॉर्मूला, देखो ये वाली चीज़ को कह रहा है कि भैया सी डैश मान लीजिए मतलब ये क्या इंटरसेप्ट है, और ये हमने ये इक्वेशन तो आपको याद करनी थी, तो या तो आपको याद है ही, कैसे आई थी, PV = nRT हमने सीखी थी, पाई = CRT, पाई अपॉन सी, RT को मैंने कहा था वहाँ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा जो ग्राफ बन रहा था पाई सी और सी के बीच में बन रहा था। तो ये हमारी इक्वेशन थी, ये हमें बात कह रखी है, MN भाई साहब का बताना है, तो सिंपल सी बात है भैया, इंटरसेप्ट है, हमें तो MN निकालना है, जो निकालना है हम उसी के पास गए, MN के पास। MN मुझे आंसर चाहिए, MN ने कहा कि इंटरसेप्ट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। तो क्या कह रहा है, C डैश = RT, MN हमें निकालना था, = RT अपॉन का C डैश।
बस हो गया और क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीमर बनने के लिए उससे बहुत सारे स्टेप दे रखे हैं कि मोनोमर पहले फर्स्ट इनिशियल स्टेप ये हुआ, प्रोपोगेशन ये हुआ, टर्मिनेशन ये हुआ, यही सारी चीज़ें तो दी हैं। तो भैया इनसे घबराना नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला, 2 स्टेप और क्वेश्चन कंप्लीट। देखो सब क्या दे रहा है, रेट कांस्टेंट दिया है आपको, के की वैल्यू दे रही है, K1 की वैल्यू दे रखी है 2×10⁻3, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब आई दे रखा है आपको 10⁻3, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी दे रखा है क्वेश्चन में, और स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से आपको एज्यूम करना है और काइनेटिक चेन लेंथ निकालनी, कुछ नहीं करना है। जब दिमाग इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के बाद वर्ड आई काइनेटिक चेन लेंथ, तो मेरे दिमाग में आया काइनेटिक चेन लेंथ का फॉर्मूला में पता है, रेट ऑफ ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखी है, पर हमें इनिशिएशन स्टेप नहीं दी थी, इसीलिए हमें इसे पहले निकालनी पड़ेगी। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा पहला स्टेप है, ये देखो खुद ही कह रहा है ना, रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप, बाद के स्टेप वो सिर्फ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए और टाइम आपका खाने के लिए लिखे हैं, तो कोई उनसे मतलब नहीं है। रेट ऑफ इनिशिएशन पहले स्टेप की बात कर रहा है। पहले स्टेप की आप इक्वेशन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, IK1R। तो हमें अगर मैं रेट का आप निकालेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, रेट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं रेट इज इक्वल टू K1I। तो K हमारा क्या है 2×10⁻³ और I क्या दिया है 10⁻³ -3, तो ये हो जाएगा 2×10⁻⁶। ये हो गई आपकी रेट ऑफ इनिशिएशन रिएक्शन। ठीक हो गई बात। अब रेट ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दिया था कितना, 4×10⁻³ रेट ऑफ इनिशिएशन आपने निकाल ली है, कितनी है ये 2×10⁻⁶। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और वही आपका आंसर है। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 इधर चला गया, तो 2×10⁻³ मतलब 2000, ये इसका आंसर है। समझ आ गया कितना। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपका बताना है, वो ऑस्मोमेट्री। ये बार बार आएगा तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, भूल भी जाओगे कि ऑस्मोमेट्री किस में करूँ, लाइट स्कैटरिंग किस में करूँ। तो ये याद रखो MN होता है, MN होता है ना, तो देखो ऐसे याद रख लो। तो MN से आता है ऑस्मोमेट्री, ये तो पता ही है। आप क्या बता रहे हो इसमें ना, कैसे याद करें, इसमें ये है N और O, नो। जब नो से क्या हो जाएगा, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, O मतलब ऑस्मोमेट्री। अगर MW की बात करूं तो लाइट स्कैटरिंग आता है। इसे कैसे याद रखा जाए, तो भैया W और L, W भैया नहीं है यहाँ पे है वाइट लाइट। सबको क्या पसंद है, कहते हैं फोटो वाइट बैकग्राउंड में आनी चाहिए, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वाइट लाइट। सो तो MW आ जाएगा लाइट स्कैटरिंग, और नो से नंबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोमेट्री। सही है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पॉलीमर सैंपल दिया है आपको, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं 10, 50, 40, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। सही है, और हमें पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स निकालनी है पॉलीमर की। सही बात हो गई। तो पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स हमारे दिमाग में आया भैया फॉर्मूला, तो MW का MN होता है। इस फॉर्मूले के मैंने थोड़ा और आगे चल के ओपन कर दिया। वही MW क्या होता है, सिग्मा NI का MI² अपॉन सिग्मा NI MI। MN क्या होता है, सिग्मा NI अपॉन का सिग्मा NI MI। अब ये मत सोचना कैसे आ गया, तो सिंपल है ना कि इसके नीचे हुआ हुआ सिग्मा NI और इसके नीचे यहाँ पे था सिग्मा NI MI। मैंने इसको ये यहाँ पे भेज दिया और जो सबसे नीचे टर्म थी वो ऊपर आ गई। समझ आ गई ये बात। अब भैया अगर ये चारों टर्म्स हमारे पास आ जाए, हम इनकी वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स निकल गई। तो भैया इतनी आसान तो होगा नहीं, 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें तो दे रखे, तो उसको हमने NI कह दिया। MW जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा MI हो गया। मैंने पहले ही बताया था, N रिप्रेजेंट होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, M क्या हो गया उसका मॉलिक्यूलर वेट उन मोनोमर्स का या उनकी चेन का। तो ये सब चीज़ें हमें, ये 2 चीज़ तो हमें ऑलरेडी दी थी। अब क्या किया हमने, अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, एक तो NI MI चाहिए, एक NI MI स्क्वायर चाहिए। जो चीज़ चाहिए उस हिसाब से मैंने ये अलग अलग टेबल बना दी। मुझे NI MI चाहिए था तो मैंने एक ये बना दी, और एक NI MI स्क्वायर चाहिए था एक ये बना दी, और NI तो ऐड करके आ जाएगा और NI MI तो फिर दोनों सेम आ रहा है। समझ गए आप। तो देखो क्या किया, 10 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया 10⁻³ हो गया, 50 को 2 से करा 110⁻3, 40 को करा तो 160 10⁻3। अब आप कहोगे इसमें क्या बता, ये तो बस मल्टीप्लाई करना। पर याद रखना गलती हम क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आप करोगे 10⁻4 हो जाएगा, या 10⁻5 आ गया। सही है, उसके बाद ये कुछ 116 10⁻4, तो इससे क्या होगा कि इनकी पावर सेम नहीं होगी, और आप फिर इनको ऐड करोगे तो आपकी ये वाली चीज़ जो आएगी वो गलत आएगी। इसीलिए मैंने क्या किया कि जो 10⁻33 है ये इनकी पावर
पावर सेम है, तो अब मेरे लिए ईजिली हो गया इन्हें ऐड करना। मैं ये नहीं कह रहा आप 3 में करिए, आप 4 में भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। मतलब कहने का मतलब है ये चीज़ अगर सेम है तभी आप उनको एडिशन करिए, अगर नहीं आएगी तो ये चीज़ रॉन्ग आएगी। सही है, तो देखो 160 हो गया, ये 100 जोड़ा 260 और ये हो जाएगा 10 270 आ गया। अब मैं इधर की बात करता हूँ एन आई तो मतलब यही चीज़ हो गई 10 50 40। अब एम आई का स्क्वायर मतलब 10⁻³ का करोगे 10⁻⁶ आ गया। फिर इसको करा तो 4 × 10 ये कितना हो गया 2 2 4 और 10⁻⁶ हो गया। ये हो गया 4 4 16 और 10⁻⁶ हो गया। तो इसमें भी आप देख रहे हो मैंने क्या किया है, मैंने ये जो 10⁻⁶ इसकी पावर है उसको वही सेम रहने दिया है। सही है, उसको मैंने सेम रहने दिया है और ये वाली चीज़ को फिर ऐड कर दिया 640 और ये इसको करोगे तो 850 आ गया। तो हमें भैया एन आई एम आई स्क्वायर भी निकल आया और एन आई एम आई भी आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो कुछ सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर क्या था अभी हमने निकाला, कितना है 850। मैं इसके ऐसे नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, तो 850 × 10⁻⁶ हो गया। सही बात हो गई। अब एन आई की बात करूँ, अभी हमने यहाँ देखा कितना है, ये होता है 10⁻² होता है, मतलब 100 दिया है। फिर एन आई एम आई की बात करूँ तो कितना है 270 × 10⁻³ हो गया। एक और है सिग्मा एन आई एम आई, तो 270 × 10⁻³ हो गया। तो कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 10⁻³ है, 10⁻³ है तो 6 हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। सही है, एक 0 और एक 0 ये सब इससे कट गया, तो कुल मिला के क्या बचा 850 तो बचा ही बचा। 27 को 27 से करोगे तो आएगा 729। सही है, तो यही इसका क्या है आंसर है। तो पॉलीडिस्पेंसरी इंडेक्स हमारे इस सैंपल की निकल आ गई। तो सही है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है, जो हमने अभी इससे पहले ट्रिक्स पढ़ी, फॉर्मूलेस करे, तो उस पूरे क्वेश्चन में आप ये देखो आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, वो फार्मूला लिखो, उस फार्मूले के हिसाब से देखो आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप वो चीज़ें निकाल सकते। तो कह रहे डूरिंग द एडिशन पॉलीमर रिएक्शन प्रोसीड बाय, तो एडिशन में अभी हमने पढ़ा क्या होता है फ्री रेडिकल्स होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्री रेडिकल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया करेक्ट एक्सप्रेशन दिया है प्रोडक्ट एम एन और एम डब्ल्यू का, नंबर एवरेज और वेट एवरेज का, आपको बताना है क्या उनका रिलेशन आएगा। सिंपल हो गया, तो एम एन और एम डब्ल्यू का दिया है। एम एन क्या है नंबर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एन आई एम आई, और ये अपॉन सिग्मा एन आई। वेट क्या होता है सिग्मा एन आई एम आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन आई एम आई। तो यहाँ देखो ये सिग्मा एन आई एम आई तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, हमारे पास बचा सिग्मा एन आई का एम आई का स्क्वायर अपॉन का सिग्मा एन आई। इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या एन माइनस का 1 और सिग्मा एन आई का एम आई स्क्वायर, जो इसमें ऑप्शन में दिया है, क्योंकि वैसे तो दिया नहीं है इसमें। तो वो क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा इसका सेकंड वाला, एन माइनस का 1 सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ अ रैंडम कॉइल पॉलीमर ऑफ 10⁻² मोनोमर कितना है। एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, क्या होता है रूट एन एल। रूट एन की अगर बात करूँ यहाँ पे मोनोमर कितना दिया है रूट 10⁻⁶, और रूट 6 का करोगे तो 10⁻³ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्या कहते हैं फोर्थ वाला 10⁻³। अगला क्वेश्चन है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन द मोलर मास एज द n = km है। ये क्या मार्कोफिन्स की इक्वेशन है। तो इसमें एम्पेरिकल कांस्टेंट जो k है वहाँ पे मैंने आपको बताया था किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं, पॉलीमर पे भी डिपेंड होते हैं, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड होते हैं, टेम्परेचर है नहीं, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पॉलीमर और सॉल्वेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी उस लिंक इन द पॉलीमर्स वेयर द एवरेज वैल्यू लिंक्स, मतलब एवरेज वैल्यू दे रखी है 10 50 100, हमें उसमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर मैं बात करूं तो लिंक एवरेज और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि 1/1 माइनस का p। तो लिंक एवरेज का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस का p। हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अगर उसमें पहला दिया उसने 10, ए पार्ट दिया है 10, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो इस चीज़ को हमने यहाँ भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का p = 1, क्या हो जाएगा 10 माइनस का 10p = 1, ये हो जाएगा ये नंबर वाली चीज़ एक तरफ कर लो, 1 माइनस का 10, ये माइनस का 10p इधर ही रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9 माइनस का 10, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गए। तो हमें क्या निकालना था p निकालना था। p मतलब क्या प्रोबेबिलिटी 9/10 दैट गिव्स मी 0.9। सही है, अगले की बात करते हैं। अगला हमें कितना दिया है उसमें 50 दिया है शायद। सही है, अगला हमें दिया है 50, तो 50 में आपने क्या करना है वही प्रोसीजर 1 माइनस का p, तो ये आपका यहाँ चला गया 1 माइनस का p = 1, तो 50 माइनस का 50p = 1, तो 1 माइनस का 50 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 50p है, और ये हो गया 49,
तो यहाँ ये माइनस माइनस के साइन थे, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये p इक्वल टू 49 अपॉन का 50, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ये भी कुछ 0.9 समथिंग आ जाएगा। और लास्ट वाला क्या है 100, तो 100 में भी वही सेम प्रोसीजर होना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 100 1 माइनस का p इक्वल टू 1, फिर हो जाएगा 100 माइनस का 100 p इक्वल टू 1, 1 माइनस का 100 ये हो जाएगा 100 p इक्वल टू ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 100, ये सब चीज़ें कैंसिल हो गई, बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा 99 अपॉन का 100, ये p दे देगा, दैट इज़ 0.99। तो ये सारे ऑप्शंस आप चेक कर लो, ये सारे ऑप्शंस आपके कौन से पार्ट में आ रहे हैं, कौन से पार्ट में आ रहे हैं, ये पार्ट में आ रहे हैं थर्ड वाले में, जिसमें 0.90 आ रहा है, सही है। फिर उसके बाद ये 0.98 और उसके बाद 0.99, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा मार्क ऑफ इन कांस्टेंट n इक्वल टू एम के। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मार्क ऑफ इन कांस्टेंट n इक्वल टू एम के यूज़ किया होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमने पढ़ा था मार्क ऑफ इन में क्या निकालने के लिए, विस्कोसिटी एवरेज निकालने के लिए, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास निकालने के लिए यूज़ होता है। फिर अगला ग्राफ वाला क्वेश्चन है, वो एक मैंने यहाँ पे ऊपर बताई थी, मैं उसको दोबारा आपको बता देता हूँ कि भैया रिलेशन जो हमने mz से उसी से उसमें ये रिलेशन से आंसर निकल जाएगा। तो देखो उसमें ये कह रहा है कि देखो ये हमें पता है mz बड़ा होता है, mw बड़ा होता है, mn ये बड़ा क्यों होता है, ये इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि mz की जो पावर आती है वो क्यूब में आती है, मतलब जो न्यूमरेटर में थी सिग्मा ni mi क्यूब, फिर सिग्मा ni mi स्क्वायर, सिग्मा ni mi, तो यहाँ क्यूब, यहाँ स्क्वायर, यहाँ 1, तो जो जितनी ज़्यादा पावर उसकी उतनी ज़्यादा मोलर मास। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये देखो कुछ ऐसा करके ग्राफ दिया है उन्होंने, तो ये चीज़ इस तरफ की है, ज़्यादा कौन होगा, तो ज़्यादा ये वाली चीज़ होगी, फिर उसके बाद वो उससे कम और ये उससे भी कम हो गई, सही है। तो ज़्यादा तो ये है ना, मान लो यहाँ पे 50 है तो ये इधर 100 है, तो ये चीज़ ज़्यादा हो गई, इसके लिए mz इसका मोलर पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, और mw और mn ये कह रहा है मोनोडिस्पर्स कह रहा है, सही है। तो पॉलीडिस्पर्स में आप ये देखिए हमने क्या सीखा था कि पॉलीडिस्पर्सिव इंडेक्स क्या होता है, mw अपॉन का mn होता है। अगर वो 1 है तो क्या हो जाएगा, mw अपॉन का ये क्या चीज़ इक्वल हो जाएगी, तो mw इक्वल टू mn क्या हो जाएगी, mn। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर सैंपल 10 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मोलर मास दे रखा है, n1 दिया है, m1 दिया है, फिर n2 क्या दिया है, n2 दिया 15, फिर उसका m2 दे रखा है, और नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम वही फार्मूला हमारे पास क्या है, सिग्मा ni mi अपॉन का सिग्मा ni, तो ni मतलब n1 हो गया, फिर m1 प्लस n2 प्लस m2, और नीचे क्या ni है, तो मतलब टोटल समी एस में यहाँ पे क्या समीशन का साइन है कि ओवरऑल एडिशन, सही है। तो n1 और n2 को आप जोड़ोगे मतलब 10 और 15 कितना हो गया, 25 हो गया। अब इस वाली चीज़ को मैंने थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाए ये, तो इसलिए मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया 10⁴ कॉमन आ गई, तो इसलिए एडिशन में भी इजी हो जाएगी। 20 प्लस 15 35 अपॉन 25 10⁴, इसको आप डिवाइड कर लेंगे कुछ 14,000। 2018 में क्वेश्चन क्या किया कि डिस्पर्सिटी ऑफ पॉलीमर सैंपल, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे डिस्पर्सिटी तो फॉर्मूला क्या है, पॉलीडिस्पर्सिटी का होता है mw अपॉन का n, मतलब वही वेट और नंबर एवरेज। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूले इसको ओपन लिखा है, सिग्मा ni mi स्क्वायर, सिग्मा ni mi, ये हो गया सिग्मा ni, और ठीक है ये सिर्फ वही है, ये जो ये साइन है ना समीशन का साइन है, समझ रहे हैं ना आप सारी चीज़। तो सिंपल सी मैंने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो लिख दिया। हमें जो आंसर सब देखो, आंसर सब किसके m के टर्म्स में दे रहा है, तो हमने ये सब ni सिग्मा छोड़ दिया। तो अब हमें ये देखिए, ये वाले नीचे में देखिए तो ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आ रहा है और ये अंदर स्क्वायर आएगा, सही है। बस यही चीज़ समझनी थी और यही इसका आंसर है, सही है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्टूर एंड रूट मीन स्क्वायर लेंथ दिसंबर 2000, मैंने कहा था ना कि कुछ जो फॉर्मूलेस बताए थे इधर मैंने रूट मीन काउंटर, तो इससे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं दिसंबर 2018 में आया हुआ जैसे। तो काउंटर लेंथ और रूट मीन स्क्वायर लेंथ की अगर बात करूं, आपको n दे रखा है यहाँ पे कितना 10⁻³ मतलब 1000 दिया है, लेंथ आपको 150 दे रखी है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपको ये काउंटर लेंथ निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर, ये सब आपको नैनोमीटर में निकालना है। तो बस सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज़ करना, आंसर n × l होता है, n हमें दिया था 10⁻3, ये हमें पिकोमीटर में दिया था, हमने इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट किया, तभी हमने यहाँ पे 10⁻³ लगाया, 10⁻³ प्लस 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 150 नैनोमीटर। अगला उसमें एक पार्ट और निकालना था, रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है रूट nl, रूट n क्या है 10⁻3, l क्या है नैनोमीटर में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन में बोल रहा है, और इसको आप डिवाइड करोगे सॉल्व तो आ जाएगा 4.74 नैनोमीटर।
होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से मैं और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने आसपास जानने वाले उन सारे बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए। स्कूल, कॉलेजेस, बीएससी, एमएससी, 11th 12th जो भी है केमिस्ट्री से रिगार्डिंग किसी को भी कोई डाउट हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से अभी पैंडमिक की कंडीशन चल रही है इंडिया में, लॉकडाउन, कोरोना, हम कहीं जा नहीं सकते कोचिंग के लिए, या कई बच्चे कोचिंग के लिए और फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन बच्चों को प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम उनको हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।